ये ऑकल्ट साइंस है क्या और ये कैसे काम करती है? सर, ओकल्ट का मतलब है हिडन, जो छुपा हुआ है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। जो हमें दिखाई देता है उसके ऊपर काम करती है। जर्नल साइंस उस चीज को ही कैलकुलेट कर पाती है जो उसको दिखाई देता है। ये आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंड में चल रही है, हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के पीछे भाग रहा है। एस्ट्रो भी कहीं ना कहीं है, मगर आजकल न्यूमरोलॉजी का बहुत बोलबाला है। जानना चाहते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, तो क्या है ये न्यूमरोलॉजी? सर, न्यूमरोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, न्यूमरो प्लस लॉजी। न्यूमरो का मतलब है अंक और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अंकों का अध्ययन करते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें नंबर्स को डिकोड करना सिखाती है अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड अवर चैलेंजेस। व्हाई न्यूमरोलॉजी इज इम्पोर्टेंट? एक आम इंसान के लिए, आदमी लगा लीजिए जॉब करता है या बिजनेस में है या हाउस वाइफ है, उनके लिए क्यों जरूरी है? एक स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है? क्यों सीख लेना चाहिए हमें? आप मेरे को एक बात बताइए कि दो इंसान है, एक इंसान है जो सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करके चलता है और एक इंसान है जो रूल रेगुलेशन फॉलो करके नहीं चलता है। उनमें से ग्रो कौन करेगा सबसे ज्यादा? जो डिसिप्लिन में है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो लाइफ है वो लेवल्स में है, एक लेवल पे नहीं जी रहे हैं हम। हमारा शरीर है ना जी, सबसे पहला हमारा जो लेवल है ये शरीर, फिर हमारा परिवार है। इस शरीर को लेकर के हम परिवार में जाते हैं। पहली पहचान हमारा शरीर, दूसरी पहचान हमारा परिवार, फिर उस परिवार को हम सोसाइटी में लेके जाते हैं, सोसाइटी का हिस्सा है, फिर वो हमारे देश का हिस्सा, फिर वो हमारे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, फिर वो हमारे सोलर सिस्टम का, प्लेनेट का हिस्सा। विकास जी, आजकल नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत चलन है। हमने देखा है कि कुछ लोग अपने नाम में कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स लगवा लेते हैं, जैसे मोहित में डबल टी आ गया है ना, उस तरीके से आकाश में डबल ए आ गया। क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। आज हमने इनवाइट किया है विकास वस्त जी को, जो कि न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने आज तक 5000 से ज्यादा बच्चों को कोच किया है, 2500 से ज्यादा इंडिविजुअल गाइडेंस दी है, 100 से ज्यादा वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं। तो आइए मिलते हैं विकास वस्त जी से और जानते हैं ये न्यूमरोलॉजी क्या होती है, ये ऑकल्ट साइंस क्या होती है। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड जाने वाला है ये, तो आइए मिलते हैं। सो विकास जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमारा इनवाइट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो क्या हम शुरू कर सकते हैं सर आज का पॉडकास्ट? आई एम सो एक्साइटेड कि हम आज ऑकल्ट साइंस और न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, ये ऑकल्ट साइंस है क्या और ये कैसे काम करती है? सर, ओकल्ट का मतलब है हिडन, जो छुपा हुआ है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। आप देखेंगे दो तरह की साइंस होती है। एक नॉर्मल साइंस है, जर्नल साइंस है, जो हमें दिखाई देता है उसके ऊपर काम करती है। जर्नल साइंस उस चीज को ही कैलकुलेट कर पाती है जो उसको दिखाई देता है, जबकि ओकल्ट साइंस उस चीज को कैलकुलेट करती है, उस चीज के बारे में रिसर्च करती है जो हमें दिखाई नहीं देता है। आप देखेंगे हमारे यूनिवर्स का जो 3% पार्ट ही हमें दिखाई देता है, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जबकि 97% जो कि नॉन मैटर है उसको हम नहीं देख पाते हैं, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है। तो ओकल्ट साइंस बात करती है उसके बारे में जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो नॉन मैटर है। और ओकल्ट साइंस काम करती है क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कंट्रोल होता है वहां से जो हमारे ऊपर है, जो हमारे ब्रह्मांड में है, हमारे स्पेस में है। हम जो नीचे देख रहे हैं ये एक रिफ्लेक्शन है, जो कि एक्चुअल में हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बिल्कुल हमारा जो लाइफ का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में है और वहीं से कंट्रोल होता है। तो बिल्कुल ओकल्ट साइंस काम करती है, 100% काम करती है। तो आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि ये ऑकल्ट साइंस क्या होती है। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन जो है कि क्योंकि ये हमारा पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, तो हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंड में चल रही है, हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के पीछे भाग रहा है। एस्ट्रो भी कहीं ना कहीं है, मगर आजकल न्यूमरोलॉजी का बहुत बोलबाला है। सब जानना चाहते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, तो क्या है ये न्यूमरोलॉजी? सर, न्यूमरोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, न्यूमरो प्लस लॉजी। न्यूमरो का मतलब है अंक और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अंकों का अध्ययन करते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें नंबर्स को डिकोड करना सिखाती है अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड अवर चैलेंजेस। जो जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो जो हमारी लाइफ में चैलेंज चल रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए कैसे हम नंबर्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में, ये न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है हम सीखते हैं नंबर्स के बारे में। तो एक बात बताइए विकास जी,
अचानक न्यूमरोलॉजी का चलन कैसे आ गया? क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम सब लोग एस्ट्रोलॉजी ही जानते थे, मगर सडनली ये न्यूमरोलॉजी कहाँ से लाइमलाइट में आ गई? असल में सर अभी नहीं आया है ये। आप जब भी देखेंगे इतिहास के, आप किसी भी पीरियड के पन्ने उठा करके देख लीजिए, आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस का आपको हर जगह जो है प्रेजेंस मिलेगी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि आज जो है आम जनता इसकी तरफ इसको जानने के लिए उत्सुक है। पहले आम जनता इसको जानने के लिए इच्छुक नहीं होती थी। पहले कुछ चंद लोग, जैसे कि जो ब्राह्मण कास्ट है, वही एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ई लर्निंग के माध्यम से सभी लोगों को जो है इसका एक्सेस मिल गया है, तो सब ऑनलाइन इसको सीख पा रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि अभी लाइमलाइट में आया है, ऐसा नहीं है। पहले से, बहुत पहले से लाइमलाइट में। आप इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देख लीजिए, मौर्यन पीरियड से लेकर के आज तक। तो इतनी पुरानी है ये न्यूमरोलॉजी? सर न्यूमरोलॉजी पुरानी नहीं है। न्यूमरोलॉजी एज ए सब्जेक्ट हम नहीं कह सकते कि मोस्ट एंशिएंट है, लेकिन नंबर्स जो हैं उनका जो जन्म हुआ है वो बहुत ही मैं अगर ये कहूँ कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट, वो एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन के लिए नंबर्स को खोजा गया था, नंबर्स को डिस्कवर किया गया था। अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कि जब मानव को खेती करने के बारे में नहीं पता था, जब हमें एग्रीकल्चर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या था कि हमारे जीवन में मूलतः एक ही समस्या थी कि पहले हमारा पेट भरे, क्योंकि खाने का बंदोबस्त होगा तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि आदमी के जीवन में एक ही समस्या थी, उसको सारा दिन वो खाने की तलाश में घूमता था, दूसरा काम नहीं था उसके पास में। लेकिन जैसे ही हमें एग्रीकल्चर का पता लगा कि हाँ, हम एक जगह रह करके अपने खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, अगले 5-6 महीनों के लिए हम बंदोबस्त कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अब तक जो आदमी इधर उधर घूमता था, घुमंतु टाइप का था, अब वो एक जगह पे सेटल्ड होके रहता है, सेटलमेंट आ जाती है जीवन में। और जैसे ही सेटलमेंट आती है तो आदमी के पास अब फ्री टाइम है, तो अब आदमी सोच सकता है। अब तक आदमी सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ खाने की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। अब वो एक जगह रहता है, तो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो एक साथ रहने लगते हैं। समाज का जो है विकास शुरू होता है, और समाज जब विकसित होता है तो सब लोग एक साथ बैठ करके बातचीत करते हैं। और जब हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से हम सवाल जवाब करते हैं। जैसे आज भी हम एक बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं, बिल्कुल। तो समाज एक दूसरे से बातचीत करता है, तो वो पूछता है कि ये पानी ऐसा क्यों है, आग हाथ क्यों जलाती है, जो फंडामेंटल जो क्वेश्चनिंग होती है, हम कहाँ से आए हैं, मौत क्यों होती है, जन्म कैसे होता है। तो वहां पर उस डिस्कशन में आप देखेंगे ना, तो 3 तरह के मत निकल कर आते हैं। जब भी हम बातचीत करते हैं तो अलग अलग आदमी की अलग अलग अपनी मानसिकता है, वो जैसा जैसा देखता है वैसा ही वो एक्सप्लेन करता है। इसलिए मैंने कहा कि पहला जो सब्जेक्ट है वो दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का मतलब ये कि जो आपने देखा उसकी आपने व्याख्या की, जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप व्याख्या करेंगे, उसी को दर्शन शास्त्र हम कहते हैं। तो वहां पर मेनली 3 तरह के जो है मत निकल करके आते हैं। पहला कहता है कि हमारे जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, उन सबका जवाब जो है हमें इसी पृथ्वी पर मिलेगा, इसी धरती पर मिलेगा। क्योंकि हम जब जो खेती हम कर रहे हैं वो धरती से ही उपज रहा है, पानी भी धरती से आ रहा है, तो सब कुछ हमारा जो जीवन के लिए जो जरूरी नेसेसिटी है वो धरती से ही आ रही है। तो सारे सवालों के जवाब हमें धरती से ही मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, धरती की खोज पे निकल जाते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक, जिसको हम बोलते हैं एथिस्ट। अच्छा, नास्तिक। वो बड़ा लॉजिक होता है उनके पास में, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं मानते। वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते, जो उसको दिखता है उसी को मानेगा, और किसी को कुछ नहीं मानता वो। तो उनका मानना था कि हमारा जो है इवोल्यूशन हुआ है, हमें कोई बनाने वाला नहीं है, हमारा कोई क्रिएटर नहीं है। अच्छा, हम इवोल्व हुए हैं। तो वो अपने सवालों के जवाब लेने के लिए धरती की खोज में निकल जाते हैं। दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि नहीं जी, हमारे सारे सवालों के जवाब हमें आसमान से मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे एसेंशियल है, सबसे जो नेसेसिटी है, पहली नेसेसिटी हमारे लिए है वो है रोशनी। तो रोशनी कहाँ से आती है हमारे पास में? ऊपर से आती है, सूर्य। तो उन्होंने जो है आसमान की खोज, उनको हम बोलते हैं आस्तिक। ओके। तो उन्होंने आसमान की खोज करी, और आसमान की खोज करने के लिए उनको कुछ टूल्स चाहिए थे कि भाई इतने ऊपर है, हमें क्या पता क्या नहीं क्या है, उसको कैसे खोजा जाए, कैसे अध्ययन किया जाए। तो उसके लिए अंकों का जो है डिस्कवर किया जाता है। सबसे पहले 0 की डिस्कवरी होती है।
जीरो को कैसे खोजते हैं हम? आप देखते हैं जब भी मानव ने कुछ खोजा है तो वो उसके आसपास ही होता है, दूर कहीं नहीं होता। तो आप जब सुबह उठते हैं हम, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सूर्य। सूर्य का आकार कैसा है? गोल। रात को जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा। चंद्रमा कैसा है? गोल। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो जीवन जो है वो पनपा कहाँ से? शून्य से। हम जब पैदा होते हैं तब भी हम शून्य ही पैदा हुए, कुछ नहीं लेके आए हम। और जब हम जाते हैं तब भी हम शून्य में ही समा जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता। तो हम शून्य से ही निर्मित हैं और शून्य में ही निहित हैं, शून्य में ही जाना है हमें। तो हमने सबसे पहले शून्य की खोज की। उसके बाद उन्होंने देखा कि हम एक किसको कह सकते हैं, वन क्या हो सकता है हमारे पास में। आप देखेंगे जीवन में वन क्या है? एक ही है जो हमारे पास में, दो नहीं हो सकते। देखिए हमारा जो जीवन है वो लेवल में चलता है। सबसे पहला हमारा लेवल है कि हम सबके पास शरीर है, हम सबके पास परिवार है, फिर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, फिर हम एक देश में रहते हैं। ये हमारे लेवल्स हैं। फिर हम सोलर सिस्टम में रहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए सबसे जरूरी क्या है? सूर्य, जो कि एक ही है, एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। सूरज अगर दो हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सही बात है। फिर हम देश पे आते हैं, तो देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन होता है? राजा। राजा भी एक ही होता है, राजा दो नहीं हो सकते। फिर हम सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी कौन होता है? उसका नेता, लीडर। लीडर भी एक ही होता है, दो नहीं होते। उसके बाद फैमिली में आते हैं, फैमिली को कौन स्टार्ट करता है? फैमिली के लिए सबसे जरूरी कौन? फादर। फादर भी एक ही होता है। फिर हमारा शरीर, हमारे शरीर का मूल क्या है? आत्मा। आत्मा भी एक ही होती है। तो ऐसे जो है हमने हर एक नंबर को ऐसे ऑब्जर्व किया, अपने आप को डिनोट किया उन्होंने, ऐसे सर्च करी उन्होंने कि हमारे लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? हमारे शरीर के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए सबसे जरूरी क्या है? वो है एनर्जी। तो सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास में क्या है? सिंगल ही है, वो डबल नहीं हो सकता, वो सूर्य है। तो इसलिए उन्होंने 1 नंबर को सूर्य से डिनोट किया कि 1 नंबर रिप्रेजेंट करेगा सूर्य को। इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? आग के बाद हमें क्या चाहिए? आग तो हमें सूर्य से मिलती है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? आग के बाद हमें पानी चाहिए। और हमारे परिवार में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है? मदर। और हमारे समाज में रानी, हमारे देश में रानी चाहिए हमें। तो आप देखेंगे 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। और चंद्रमा सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सूर्य से लेकर के एनर्जी हमें देता है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास में एनर्जी का सोर्स नहीं है। हाँ, कहते हैं यही है कि जो चंद्रमा भी वो रोशनी लेता है वो सूर्य से ही लेता है। बिल्कुल, उसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और आप भी देखेंगे हमारी जो माता जी हैं, वो भी, उनसे भी अगर हम एनर्जी की डिमांड करते हैं तो कहाँ से लेके आती हैं? हस्बैंड से। हाँ, अपने राजा से, राजा की जेब से हमें वो देती हैं, है ना, रिफ्लेक्ट करती हैं। और पिताजी की जो आप देखेंगे, पिताजी की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं थोड़े से। तो सूर्य की जो तपत हमें मिलती है उसमें हम सारा दिन जो गर्मी में चलते हैं, रात को जब चंद्रमा आते हैं यानी कि माँ आ रही है, तो अब हमें शीतलता प्रदान करेगी। ये तो बहुत आपने इजीली और बहुत आसान तरीके से समझा दिया और समझ भी आ गया कि चंद्रमा रोशनी वहां से ले रहा है और कैसे हमारी लाइफ में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। बिल्कुल, हमें हर एक नंबर हमें हमारे हर लेवल के ऊपर इफेक्ट करता है। और एक तरफा इफेक्ट नहीं है, सिर्फ सूर्य हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, हम भी सूर्य को इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, आप देखिए ना, अब लगाइए कि बुद्ध धरती पे पैदा हुए, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, सब लोगों के बीच में शांति आई, सब शांत है। अब हिटलर पैदा हुए, हिटलर ने क्या किया? युद्ध कराए। तो गर्मी का धरती का लेवल बढ़ा ना, धरती पे तापमान बढ़ा तो सूरज का भी तापमान बढ़ेगा साथ में। तो दोनों तरफा है इफेक्ट, एक तरफा नहीं है। हम भी सूरज को इफेक्ट कर रहे हैं और सूरज भी हमें इफेक्ट कर रहा है। जैसे आज हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर है, मेरा रिफ्लेक्शन भी आपके ऊपर है, दोनों हम एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। वैसे ही हर नंबर हमें हमारे जीवन के हर लेवल पे प्रभाव डालता है, चाहे वो हमारा शरीर है, वो फिर हमारा परिवार है, फिर हमारा सोसाइटी है, या हमारा देश है, या हमारा कॉन्टिनेंट है। आप देखेंगे कॉन्टिनेंट के भी अपने अपने रूल रेगुलेशन है। फिर चाहे हमारा सोलर सिस्टम है, हर जगह उसका इफेक्ट है। ऐसे ही हमने फिर जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे लाइफ में कौन होती है? माँ बाप के बाद हमें कौन जरूरी है? हमारे गुरु, जो हमें शिक्षा प्रदान करें। और हमने देखा कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? सूर्य का, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे हमारे ऊपर सबसे प्रभाव किसका बताया उन्होंने?
चंद्रमा का, क्योंकि वो हमारे सबसे नजदीक है। अब थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? जो सूर्य के बाद सबसे बड़ा है। सूर्य के बाद सबसे बड़ा कौन है प्लैनेट्स में? जुपिटर। तो थर्ड नंबर रिप्रेजेंट जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, गुरु जिनकी पर्सनैलिटी। थर्ड नंबर पे हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और हमें किस एलिमेंट की जरूरत है थर्ड नंबर पे? हवा। तो बृहस्पति जो है वो एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ईथर को। हमारे शरीर के अंदर जितने भी हम जो सांसें ले रहे हैं, जो हवा है, वो सब थर्ड नंबर की वजह से, थर्ड नंबर उसको इफेक्ट करता है। तो ऐसे करके हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर एक नंबर को जो है अपने आसपास अपनी प्रकृति से ऑब्जर्व किया और उनको एज ए टूल इस्तेमाल किया एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो सेकंड मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट कौन हुआ? अंक गणित। और अंकों का जो खोज हुई वो मैथमेटिक्स के लिए नहीं हुई, वो एस्ट्रोलॉजी के लिए हुई। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए था? कोई टूल चाहिए था, जिसके लिए हमने अंकों को जो खोजा अपने आसपास से, कैसे उसको जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे जो है थर्ड नंबर पे मोस्ट एंशिएंट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योतिष। और ज्योतिष का जब आप अर्थ देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ज्योतिष का मतलब है ज्योति, जो ज्योति से ज्योति को मिलाए। हमारे यहाँ ज्योति है, ये थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं। और सूर्य भी हमारे लिए ज्योति, बिना सूर्य की रोशनी के हम नहीं देख सकते। रोशनी जो हमारे आंखों को जो दिखाई देता है वो सूर्य के कारण ही दिखाई देता है, और सूर्य की रोशनी में हमें और कुछ नहीं दिखाई देता। और दूसरे जो तारे हैं उनका हमें नहीं दिखाई देते वो, क्योंकि सूर्य का रिफ्लेक्शन ही इतना है। ऐसे ही आप देखेंगे जो लोग 1 नंबर बोर्न होते हैं उनके साथ में दूसरे लोग ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जो बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे छोटे पेड़ थोड़ी ना ग्रो करते हैं। तो सूरज की रोशनी में दूसरे तारे हमें नहीं दिखाई देते। जबकि चंद्रमा के साथ जो रहते हैं, जो 2 नंबर जैसे जो बोर्न है 2, 11, 20, 29, उनके साथ जो भी लोग रहते हैं वो खुद भी ग्रो करते हैं। माँ खुद को भी पालती है, अपने परिवार को भी पालती है, उसके साथ बड़े होते हैं, सब ग्रो करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में हमें सब दिखाई देता है। अच्छा, तभी वो चैलेंजेस आते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ 19 है या 01 है, तो उनके साथ चैलेंजेस रहते ही रहते हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं। जी बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो उनकी रोशनी में किसी को दिखाई नहीं देगा, कुछ भी उनके सामने किसी को कुछ नहीं दिखेगा। तभी तो देखते हैं ना, जैसे कि अगर कोई टीम ग्रो कर रही है तो नाम किसका होता है? टीम लीडर का, ना कि टीम को कोई नहीं पूछता। इसलिए नहीं पूछता कि उनकी रोशनी में कोई दिखाई नहीं देता, सूरज के अलावा किसी को कुछ देख ही नहीं सकता, इसीलिए ऐसा होता है। तो हमने नंबर्स को जो है ऐसे ही नहीं, और ये सारी जो खोज हुई है ये भारत में ही हुई है, वेस्ट में नहीं हुई खोज। क्योंकि सोचेगा कौन? जिसका पेट भरा होगा वही सोच सकता है। जिसका पेट ही अब तक खाली है वो कैसे सोचेगा? और आप देखेंगे वेस्टर्न वालों का तो आज तक पेट खाली है, वहां पे बर्फ पड़ती है, कुछ होता है ही नहीं। मिडिल ईस्ट में वहां तो रेत है, वहां पे आज भी उनकी भूख शांत नहीं हुई, और इसीलिए वो इस तरफ आए। हम कभी नहीं गए उस तरफ। आपने देखा भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया हो? हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इतना सब कुछ है खाने पीने के लिए, हमारा पेट भरा हुआ है। जिसका पेट खाली होता है वही भागता है इधर उधर, हमारा पेट भरा हुआ, हम इसलिए कभी आक्रमण हुआ, क्योंकि कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया है, इसीलिए तो चिड़िया हैं हम। और आप देखेंगे जितनी भी ज्ञान की धारा जो भाई जितना भी ज्ञान है आज के दिन में वो सारा भारत से ही बना। भारत का जो शाब्दिक अर्थ है आप देखेंगे, भारत जो है 2 शब्दों से मेल से बना है, भा प्लस रत। भा का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। रत का मतलब होता है लगा हुआ। तो जो ज्ञान में लगा हुआ है वो भारतीय है। तो हमारे यही ज्ञान पनपा। और क्यों पनपा? क्योंकि हमारा पेट पहले भरा। जिसका पेट पहले भरता है वही ज्ञान की तरफ जाता है। इसलिए देखेंगे आप सब कुछ जो भी ज्ञान है, वेस्टर्न वालों ने तो पेटेंट ले रखे हैं, हमारे ज्ञान के उन्होंने पेटेंट ले रखे। हमारे जो वेद हैं उनका आपको ये नहीं पता लगेगा कि इस ऋषि मुनि ने लिखे थे, ये वो नाम ही नहीं छोड़ के गए। हम पेटेंट लेते ही नहीं है, आज भी नहीं लेते। इसीलिए क्योंकि हम परोपकारी, हमारे दोनों हाथों में लड्डू और सिर पे भी टोकरी है लड्डू की। क्योंकि हमारे पास में आप देखते हैं इतना सब कुछ है हमारी धरती पे, आप कुछ भी डाल दीजिए वही उग जाता है। बिल्कुल, कुछ भी डाल दीजिए आप। That's why we are proud to be Indian. Yes, नहीं इंडियन नहीं सर, भारतीय। भारत इंडियन तो सर ये थोड़ा सा फिर बाहर का वर्ड आ गया, बाहर का हो जाता है थोड़ा सा। असल में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो इंडियन है वो ब्रिटिश की जो शब्दकोश था, अंग्रेजी का जो शब्दकोश था, उन्होंने बाद में उसको हटा दिया। वहां पे लिखा हुआ था जो एक तरह से बेवफा होता है उसको इंडियन कहा जाता है। अच्छा, बेवफा मैंने कहीं पढ़ा था, अब हो सकता है सही भी हो ना भी हो, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर ने हमें मेनली उनके बाद ही हमें इंडियन बोला जाता था, है ना। हालांकि इंडिया पहले से नाम है, इंडीज को जो इंडिगो आपका जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु नदी थी, वहां से इसकी ओरिजिन है। लेकिन मेनली अंग्रेजों के बाद से हमें इंडियन कहा जाने लगा। तो इंडियन में उतना मतलब एक फील जो होता है ना वो नहीं आता, जितना भारतीय एक बोलते ना कि हम भारत के वासी हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है।
तो सर हमने नंबर्स को जो है ऐसे ही किसी ने जो है सुबह उठ के नहीं 1 से 9 नंबर तक बोल दिया कि 1 से 9 नंबर तक हैं। हमने हर एक नंबर को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है और हर एक नंबर, अब आप बताइए 4th नंबर पे गुरु के बाद हमारी लाइफ में कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? हमारे दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। और 4 नंबर जो है वो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है, राहु। ऐसे ही हमने हर एक नंबर को जो है बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है और फिर उनको डेवलप किया है। और जो न्यूमरोलॉजी, जैसे आप पूछ रहे थे कि न्यूमरोलॉजी का जन्म कहाँ से हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी तो अब जो आस्तिक है उसको आसमान की खोज करनी है, तो उसने नंबर्स को डेवलप किया और आसमान की खोज उन्होंने स्टार्ट की। तो हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी जो है एज ए वेल डेवलप्ड सब्जेक्ट विषय के तौर पे कामयाब रहा है हमेशा से। और एक फॉरेनर थे, पाइथागोरस, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है। वो यहाँ पर भारत की यात्रा पे आए थे और वो पहले भारत रुके, फिर वो इजिप्ट में रुके थे। तो उन्होंने भारत जब आए तो यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उससे कुछ फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स सीखे थे जिनसे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वापस जाकर के इसके ऊपर एक साइंस ऑफ नंबर करके बुक लिखी थी। उसके बाद से वेस्ट की तरफ ये जो आइडिया है ये सर्कुलेट हुआ कि नंबर्स का भी हमारे जीवन में इफेक्ट रहता है। और आप देखेंगे हमारे जो नंबर हैं 1 से लेकर के 9, वो सभी भाषाओं में भारतीय नंबर का ही रूपांतरण है। 9 को ही 9 कहते हैं, अष्ट को ही 8 कहते हैं। बिल्कुल। तो जितनी भी समस्त भाषाएं हैं उनमें हमारे ही नंबर हैं। अब उन्होंने पेटेंट ले लिया कि जी हमने नंबर्स को डेवलप किया। ऐसा नहीं है, नंबर्स तो यहीं डेवलप हुए थे और हमारी जरूरत थी इसलिए डेवलप हुए थे, क्योंकि हमें आसमान की खोज करनी थी। आज तक ये लोग आसमान की तरफ कब गए हैं, वेस्टर्न आसमान की खोज की तरफ कब गया? जब इन्होंने देखा, जब इन्होंने लिटरेचर को पढ़ा, साहित्य को पढ़ा, तब इनको समझ में आया कि हाँ आसमान की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, सूर्य हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ये 2000 साल तक चला ये झूठ। हालांकि उनको पता नहीं था, उनकी आप ये समझ लीजिए कि अज्ञान था, उनको नहीं पता था इस बारे में। लेकिन हमें ये बहुत पहले से पता है, क्योंकि हमें जब ये पता कर लिया हमने कि 1 नंबर हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है और सबसे पहले सूर्य आता है, सूर्य के चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जरूरी है। अच्छा, नासा भी पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ही है? हाँ बिल्कुल सर, जो साइंस है सर वो उसी के ऊपर रिसर्च करती है जिसको गिना जा सकता है, जो गणना में आता है। जैसे आप कंप्यूटर को आप उसकी हिंदी जब देखेंगे तो बोलेंगे उसको गणक कहते हैं, जो गिन सकता है। पूरा कोडिंग बेस्ड है। हाँ, पूरा गणना बेस्ड, बिना गणना के कुछ हो ही नहीं सकता उनके पास में। उनको वहां पर वो चुप हो जाते हैं जहां पर गणना कम बंद हो जाती है, वहां पर ओकल्ट साइंस, अध्यात्म काम करता है। सर, व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए सर, हमारे मानव जीवन में मुख्यतः 3 चैलेंज हैं, सबको पता है। जर, जोरू और जमीन। जर माने सुख, समृद्धि, शांति, सबको चाहिए, पैसा। जर हो गया आपका। जोरू यानी कि महिला के लिए पुरुष जरूरी है, पुरुष के लिए महिला जरूरी है, यानी कि आपका रिलेशनशिप इशू, आपके रिलेशंस कैसे। थर्ड है जमीन। हम सबको रहने के लिए जमीन चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, आदमी हो, सबको जमीन चाहिए। ये हमारे 3 मेन चैलेंज हैं हमारी लाइफ के, और हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन तीनों के ही आसपास घूमते रहते हैं, है ना। अब सॉल्यूशन से पहले सर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 चैलेंज हैं ये शुरू कहाँ से होते हैं, व्हाट इज द रूट कोज, कहाँ से शुरुआत कहाँ से हो रही है। भाई लाइफ में पता है कि सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशन चाहिए, हमें अच्छे हो सबके साथ में, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से है? तो सर हमारे जीवन की जो समस्या है उनकी शुरुआत होती है सर हमारे रिएक्ट करने से, कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में, किसी व्यक्ति विशेष के साथ आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपने मेरे को कुछ कहा, मैंने उसका रिएक्शन क्या दिया, वहीं से हमारी समस्या शुरू होगी। राइट वहीं से शुरू होगी हमारी समस्या। आप कहें तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहूँ और अच्छे से समझ आ पाएगा हमें। बिल्कुल। एक बार की बात है, एक राजा है, बहुत साम्राज्य उनका फैला हुआ है दूर दूर तक, और उनके पास में एक सेनापति हैं, बड़े बहादुर सेनापति हैं उनके। वो जिस भी लड़ाई में जाते हैं जीत के ही आते हैं। आज तक उन्होंने कोई लड़ाई नहीं हारी। और अभी नए नए वो जो है एक
लड़ाई से जीत के आए हैं। और राजा बड़ा खुश है उनसे कि भाई तुमने हमारी जो सीमाएं हैं उनको और भी बढ़ाया, दूर दूर तक फैलाया। तो राजा उनसे कहते हैं कि आने वाले मेरे जन्म दिवस पे मैं आपको जो है मेरे देश का, मेरे राज्य का सबसे बड़ा जो है बहादुर योद्धा घोषित करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रसन्नचित हूँ। सुन करके सेनापति भी बहुत खुश होते हैं। तो वो ये बात सुन करके वहां से चले जाते हैं दरबार से अपने घर को, क्योंकि अभी वो भाई युद्ध से लौट के आए हैं तो 2-3 दिन अपना जो है घर पे आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो अपना घोड़ा लेते हैं अस्तबल से और अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। अब जब वो अपने घर में जाते हैं, घर की तरफ जाते हैं, गांव की तरफ, तो उस रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उनकी राजधानी के और उनके गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है। वो जैसे ही जंगल में एंट्री करते हैं और थोड़ी दूर तक चलते हैं तो उनको पीछे से एक आवाज आती है, सुनिए कहाँ जा रहे हो? अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपको मुझे चुंगी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको मुझे टोल चुकाना पड़ेगा। तो सेनापति पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं कि वहां पे तो कोई नहीं दिख रहा। लेकिन उनको ये पता है कि यहाँ से जाने के लिए कोई चुंगी नहीं देनी होती, क्योंकि वो सेनापति है उस राज्य का, तो इतना तो उसको पता ही है कि भाई नहीं, कोई चुंगी नहीं लगती है। तो वो घोड़े से उतर जाते हैं, देखते हैं कि कौन बोल रहा है, तो उनको कोई नहीं दिखाई देता। तो उनको फिर आवाज आती है, इधर देखिए इधर। तो एक टीले पे एक छोटा सा चूहा बैठा हुआ था, ऐसे बिल्कुल बॉस स्टाइल में बैठा। हाँ जी, हम बोल रहे हैं। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई ये चूहा कैसे बोल रहा है। तो वो जाता है और पूछता है कि हाँ भाई आप बोल कैसे रहे हो। तो चूहा बड़े ताव में बोलता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो कहा उस पर गौर फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सेनापति को आता गुस्सा, क्योंकि उसको ये पता कि चुंगी तो नहीं लगती यहाँ से जाने के लिए, और एक चूहा मेरे से टैक्स मांग रहा है। तो चूहे से कहते हैं कि जी टैक्स तो मैं नहीं दूंगा। तो चूहा कहता है अगर टैक्स नहीं दोगे तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा और मुझे हरा के ही यहाँ से जाना पड़ेगा, या चुंगी देके जानी पड़ेगी। दो ही हो सकता है, दो बातें ही हो सकती हैं। अब सेनापति इतना बहादुर और अभी तारीफ सुन के आया राजा से, पहले से ही बड़ा खुश है वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। ये बोलते हैं अब तो युद्ध ही करेंगे तुम्हारे साथ, चुंगी हम भी नहीं दे रहे। वैसे ही चार्ज था, वो पहले से ही मोटिवेटेड था और अभी युद्ध से भी आया है वो ताजा ताजा। और फिर सेनापति भी तो है ना, घमंड भी है सेनापति में। तो वो जो है तलवार से चूहे को लगते मारने। अब तलवार के वार से चूहा थोड़ी ना मरने वाला है, वो यहाँ मारे तो वो दूसरे पेड़ पे, वो तीसरे पेड़ पे, ऐसे लड़ते लड़ते जो है शाम हो जाती है। चूहा बड़े ताव में अब तक कहता है कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, है ना, घर जाके होएगी, खा पी लीजिए थोड़ा सा, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, हम युद्ध को बाद में जारी रखेंगे। लेकिन अब सेनापति ठहरे, वो कैसे अपने उसके आन बान शान पे बात आ गई भाई कि नहीं भाई मार के जाऊं तो 2-3 दिन निकल जाते हैं उनकी ऐसे चलते चलते। तो 3 दिन के बाद जो है सेनापति हार मान लेते कि भाई हमसे नहीं हो रहा, और वो अपनी तलवार जो है चूहे के सामने समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि मैं चूहे से हार गया, तो अब से मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं संन्यास लेता हूँ। और सेनापति जो है सन्यासी हो जाते हैं। अब कोई आम आदमी होता हमारे जैसा तो कोई खास बात नहीं थी, लोग रोज सन्यास लेते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात है नहीं। लेकिन इतने बड़े देश का सेनापति और उसने सन्यास ले लिया, चूहे से हार गया, तो ये बात राजा तक भी पहुंची। तो राजा भी एक बार तो गुस्से में आया कि बोलो चलो हमारी जो है सेना को तैयार करो और जंगल भेजो। लेकिन आपने देखा राजा के पास में मंत्री होते हैं, है ना, तो उनमें से एक मंत्री समझदार था, वो कहता है राजा से कि महाराज अभी हमारे पास में जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे पास सेनापति नहीं है। अगर बगल वाले राज्य को पता लगी ये बात तो वो हम पे हमला बोल देंगे, तो सबसे पहले हमें सेनापति का जो है इंतजाम करना है ना। और चूहा क्या पता चमत्कारी हो जाए, सेना को भी खा जाए सेनापति तो गवा ही चुके हैं, सेना भी जाए। तो राजा को लगा बात तो सही है जी, और अक्सर राजा लोग जो है मुद्दे दबा देते हैं, तो उन्होंने भी ये मुद्दा जो है दबा दिया। लेकिन चूहा तो चूहा जी, अब हाँ जी, चूहा जो है वो बिल्लियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जी। बिल्लियों का और उनका तो बड़ा हाँ पास का संबंध है भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बिल्लियों में भी ये बात फैल गई कि जी एक चमत्कारी चूहा है और उन्होंने जो है राज्य के सेनापति को हरा दिया, उन्होंने समर्पण कर दिया उसके सामने, बड़ा चमत्कारी चूहा बताया। तो बिल्लियां जो है अब चूहे के चारों तरफ हो जाती, स्टार्ट होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती देखने के लिए। और चूहा भी बड़े ताव में बैठा है कि सेनापति को हरा रखा हमने। तो अब ये बात जो है
मीडिया में भी फैल गई, आसपास से लोग पहुंचने लग गए कि अब तो नेशनल इशू हो गया भाई ये। तो ये बात बिल्लियों की जो रानी थी उसको भी पता लगी कि एक बहुत ही साधारण सा चूहा जो है वो टीले पे बैठा हुआ है और कुछ उसमें ऐसा कुछ चमत्कारी नहीं है। वो थोड़ी देर देखती है और उसके बाद वो उठ करके चलती है और जा करके चूहे को खा जाती है। अच्छा। और जब वो आ रही थी वहां से तो जो मीडिया इकट्ठी हुई थी, जो आसपास के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, उससे पूछते हैं कि आपने एक झटके में एक नेशनल इशू को सॉल्व कर दिया। जो इतना चमत्कारी चूहा था जिसने सेनापति को हरा दिया उसको आपने एकदम एक झटके में। तो बिल्ली कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई स्पेसिफिक कोई रणनीति में बना के आई थी। मेरा स्वभाव है चूहे को खाना और चूहे का स्वभाव है मेरा भोजन बनना, जो कि सालों से हो रहा है, बरसों से होता आ रहा है, सदियों से ऐसा हो रहा है। मैंने वही किया है, मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। अब अगर हम इस कहानी को देखें तो बहुत ही गहरे इसमें जो है हमें शिक्षा छुपी हुई है। अब आप देखिए कि जो चूहा है, ये जो समस्या थी, ये जो पूरी समस्या जो ये नेशनल इशू बना, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ सेनापति के रिएक्ट करने से। सेनापति ने वहां पे गलत रिएक्ट कर दिया। भाई पहला तो सेनापति को चूहे की बात को तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। अरे बोल रहा तो बोलता रहे, मेरा क्या कर लेगा भाई तू। और भाई ठीक है, तुमने उसको तवज्जो दे भी दी, तुमने उसको इंपॉर्टेंस दे भी दी, तो भी आपको तलवार निकालने की क्या जरूरत थी? सही बात। अगर सेनापति वहां पर ठीक रिएक्ट करता तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। अगर वो तलवार नहीं निकालते और किसी को बोलते कि बिल्ली को लेके आओ, बिल्ली 1 मिनट में आके उसको पकड़ लेती। बिल्कुल। तो आप देखेंगे हमारे जीवन में जो समस्या होती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो चूहे के जैसे छोटी छोटी होती है, मगर हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। हम रिएक्ट करते हैं और अपने ईगो में आकर के तलवार निकाल लेते हैं, यानी कि बड़े बड़े फैसले लेते हैं हम, जंगल काट देते हैं हम, पूरे जीवन को तबाह कर देते हैं। जबकि उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने स्वभाव को पहचानें। बिल्ली का स्वभाव था चूहे को मारना, उसने अपने स्वभाव को पहचाना और उसी के अकॉर्डिंग उसने एक्ट किया, तभी वो उस समस्या का समाधान कर पाई। तो मानव जीवन में भी आप देखेंगे कि जब हम जैसा जैसा रिएक्ट करते हैं, सामने वाला वैसा वैसा रिएक्ट करता है। मैंने आपको 1 गाली दी, आपने बदले में 2 दे दी, फिर मैंने 3 दी, तो फिर आपके सिर लाल मेरे सिर लाल, दोनों भिड़ रहे हैं, कोर्ट में और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि आपने मेरे को पहली गाली दी थी, वही मैं आपकी अगर गाली नहीं लेता, मैं कह रहा हूं नहीं ले रहा, आप देते रहो, मैं तो ले ही नहीं रहा जी। तो मैंने रिएक्ट किया, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्यून कर दिया मेरे रिएक्शन को मैंने, है ना जी। तो वही कहानी जो है खत्म हो जाती है। लेकिन जो सेनापति था उसने जो है अपने जो क्या बोलते हैं घमंड में आकर के उन्होंने तलवार निकाल ली। और यही हमारे जीवन में भी होता है। हमें एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर हम इतना पता कर लें कि हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और इस पर्टिकुलर इंसान के साथ में ऐसे रिएक्ट करना है, जैसे कि आप लगा लीजिए बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल, आपको कोई एम्प्लॉय हायर करना है। अगर आपको पता, आप लगा लीजिए उनको मार्केटिंग के लिए आप हायर करना चाहते हैं, अब आपको पता है कि ये आदमी मार्केटिंग में अच्छा कर लेगा, अगर आप उनको समझ पा रहे हैं तो आप उनको अगर हायर करेंगे तो वो आपको ग्रो कराएगा डेफिनेटली। अगर आप उनको नहीं पहचान पाए कि ये आदमी जो है मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं और आपने हायर कर लिया, तो वो मार्केटिंग का जो है नहीं कर पाएगा और आपको जो है लॉस होगा। तो यही मेरे ख्याल से हमारी न्यूमरोलॉजी लाइमलाइट में आती है कि अगर हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के नंबरों को जान लें कि हाँ इसकी एक्सपर्टीज क्या है, इसके नंबर्स क्या बोलते हैं, और उसी नंबर से अकॉर्डिंग हम उसको वो वाला काम दें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करें तो शायद वो व्यक्ति भी ग्रो करेगा और वो व्यक्ति जिसके साथ काम कर रहा है वो बिजनेस भी ग्रो करेगा। हमें उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग, हमें अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। सो विकास जी ये बताइए, ये न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है? सर काम कैसे करती है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये क्यों चाहिए हमें, वाई न्यूमरोलॉजी, है ना जी। काम कैसे करती है वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन वाई न्यूमरोलॉजी, वाई न्यूमरोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। यस। और टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड, आज क्यों जरूरी है एक आम इंसान के लिए, एक जो आदमी लगा लीजिए जॉब करता है या बिजनेस में है या हाउस वाइफ है, उनके लिए क्यों जरूरी है, एक स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्यों सीख लेना चाहिए हमें, क्यों इसके बारे में जो हमें पढ़ लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए आप मेरे को एक बात बताइए
कि दो इंसान हैं, एक इंसान है जो सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करके चलता है और एक इंसान है जो रूल रेगुलेशन फॉलो करके नहीं चलता है। तो उनमें से ग्रो कौन करेगा सबसे ज्यादा? जो डिसिप्लिन में है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो लाइफ है वो लेवल्स में है, एक लेवल पे नहीं जी रहे हम। हमारा शरीर है ना जी, सबसे पहला हमारा जो लेवल है ये शरीर है, फिर हमारा परिवार है। इस शरीर को लेकर के हम परिवार में जाते हैं। हाँ, पहली पहचान हमारा शरीर, दूसरी पहचान हमारा परिवार, फिर उस परिवार को हम सोसाइटी में लेके जाते हैं, सोसाइटी का हिस्सा है, फिर वो हमारे देश का हिस्सा है, और फिर वो हमारे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, फिर वो हमारे सोलर सिस्टम का, प्लेनेट का हिस्सा है। तो हम इस शरीर को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, अगर आप इस शरीर के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या ये शरीर लंबे समय तक अच्छा स्वस्थ रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। सेम एज इट इज हमारे परिवार के भी कुछ रूल रेगुलेशन, कि आपको अगर परिवार को बनाए और बचाए रखना है तो उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन, हर परिवार का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। तो अगर आप परिवार के नियमों को मान करके नहीं चलेंगे तो परिवार भी आपका अच्छा नहीं चलेगा और आपको रहने भी नहीं दिया जाएगा, अल्टीमेटली आपको बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। सेम एज इट इज जब हम परिवार से बाहर निकलते हैं सोसाइटी के, तो सोसाइटी के भी रूल रेगुलेशन है, फिर हमारे देश का भी लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी हमें मान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे, है ना। ऐसे ही हमारा कॉन्टिनेंट है, उसके भी रूल रेगुलेशन हमें मान करके चलने पड़ते हैं और ये हमें सिखाया भी जाता है। स्कूल्स में हमें यही बताया जाता है कि अपने से बड़ों से कैसे पेश आना है, सोसाइटी में कैसे आपको बिहेव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मानना है। वो एजुकेशन आ रही है स्कूल से। हाँ, एजुकेशन अपने को देते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस प्लेनेट के ऊपर रहने के लिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है कॉन्टिनेंट के बाद, तो हम एक प्लेनेट का हिस्सा हैं, तो उस प्लेनेट पे रहने के लिए आपको कोई रूल रेगुलेशन पता है कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए आपको ये बात तो माननी पड़ेगी जी, नहीं तो उठा के आपको मंगल पे छोड़ाएंगे हम। ऐसा पता है हमें? कुछ सिखाया जाता है? नहीं बताया जाता। सोलर सिस्टम में रहने के लिए, गैलेक्सी में रहने के लिए, यूनिवर्स में रहने के लिए बिल्कुल कोई रूल रेगुलेशन हमें नहीं सिखाए समझाए जाते, है ना जी। तो क्या हमें इन रूल रेगुलेशंस का पता होना चाहिए? मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, अल्टीमेटली पता होना चाहिए। हाँ। क्योंकि नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जैसे हमने अभी चर्चा की कि हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है? सूर्य का। तो सूर्य के नियम तो हमें पता होने चाहिए जी, सूर्य के साथ कैसे रहना है। बिल्कुल। अगर सूरज के नियम हमें पता लग जाएंगे तो हमें, अगर परिवार के नियम नहीं मान रहे तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है, ओकल्ट साइंस जो है, वो हमें प्लैनेट्स पे रहने के लिए नियम, सोलर सिस्टम में रहने के लिए कौन से नियम, अच्छा, यूनिवर्स के साथ कैसे एकतम्यता स्थापित की जाए, यूनिवर्स के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कैसे रहना है हमें उसके साथ, उसके क्या रूल रेगुलेशन है, उसको कैसे फॉलो करना है, अगर वो हम पता कर लें तो इन लेवल पे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे हम। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? सूरज के हाथ में। भाई सूरज अगर गर्म हो रहा है, हमारी पृथ्वी भी गर्म हो रही है, पानी जो बर्फ है वो पिघल रही है, नीचे बाढ़ आ रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, सब कुछ वहीं से तो कंट्रोल हो रहा है। अगर उसके नियम हमें पता है तो हमारा जो पारिवारिक जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, वो ऑटोमेटिक हमारे हाथ में होगा। और एक बड़ी मजे की बात है सर, आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, सोसाइटी को ठीक रखने के लिए, देश को ठीक रखने के लिए हम 99% एफर्ट लगाते हैं और हमें आउटपुट कितना मिलता है? 1%। लास्ट में आपको गालियां ही मिलेंगी। आप अपने बच्चों के लिए कितना ही कर लीजिए, वो लास्ट में यही बोलेंगे कि सब करते, तुमने क्या अलग किया भाई, क्या अलग कर लिया भाई तुमने, बताओ, है ना। 99% एफर्ट दिए हमने उन सब लेवल को मैनेज रखने के लिए और हमें आउटपुट कितना मिला? 1%। लेकिन अगर आप सूरज के साथ में 1% भी अगर आप उसका साथ देते हैं तो वो तो 99% आपको दे ही रहे हैं। अब आपको अगर विटामिन डी चाहिए है तो आपको क्या करना है? सूरज के नीचे खड़े हो जाना, इतना ही तो करना है। 1% तो दे रहे हैं आप, और आउटपुट कितना मिल रहा है आपको? 99%। तो अगर ये चीज हमारे जीवन में आ जाए कि हमें 1% आउटपुट देने, इनपुट देने का पता लग जाए, उससे 99% आउटपुट कैसे लेना है, अगर ये हमें पता लग जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा, जीवन इजी हो जाएगा। तो यही न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाती है कि आपको नियम के साथ में इस यूनिवर्स में कैसे रहना है और इन लेवल को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है। और यही नहीं हमें पता लग पाता, ये बताता ही नहीं है कोई, हमें नॉलेज ही नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बारे में 3 बातें अगर हम, एक तो मैंने आपको बताया कि बहुत एंशिएंट है, बहुत प्राचीन है, ये सबसे पुराना विषय है। दूसरा, सबसे पॉपुलर भी है। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आप 99% जनता के लिए यूजफुल हैं। आप सबको सलाह दे सकते हैं,
बिल्कुल सबके लिए यूजफुल हैं आप, बिल्कुल सबसे पॉपुलर, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारा भविष्य क्या है, हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, सब जानना चाहते हैं। तो 99% जनता के लिए जो है आप यूजफुल हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति की क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे साथ होगा क्या आगे, मुझे आगे क्या करना है। लेकिन ये जो विषय है ये सबसे ज्यादा तिरस्कृत भी है। अच्छा, ऐसा भी है? आप देखिए ना, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हमें, बिल्कुल, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता, बस इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, इतना इंपॉर्टेंट है कि 99% जो है हम उससे जो है आउटपुट ले सकते हैं, 1% इनपुट देके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें नहीं पढ़ाया जाता। तिरस्कृत विषय है सबसे ज्यादा। लेकिन अभी जो आने वाला समय है उसमें आप पाएंगे कि चाहे कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी हर आदमी इसको जानने के लिए इच्छुक है और जान के रहेगा। बिल्कुल, ये क्रेज तो बढ़ता जा रहा है सर। बढ़ेगा सर, आगे और भी बढ़ेगा। क्योंकि क्यों बढ़ेगा सर, इसके पीछे भी एक कारण है। पहले नहीं बढ़ा, कोरोना से पहले कोई नहीं पूछता था, पहले सिर्फ ब्राह्मणों के पास में रहता था कि ब्राह्मण को ही एस्ट्रोलॉजी आती है। बिल्कुल, आज से कोई भी हो, आपका जो समाज मायने नहीं रखता कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आज जानने को उत्सुक हैं और आप जान भी पा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। असल में क्या है ना सर, कि आप देखेंगे समाज में है ना, दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है साधु प्रवृत्ति का इंसान, संत प्रवृत्ति का इंसान। एक होता है पुरोहित प्रवृत्ति का इंसान। आप जब पुरोहित के पास जाएंगे, अब समस्याएं सबके जीवन में, हर आदमी किसी दूसरे आदमी के पास जाता है, बिल्कुल जाता है, जाना पड़ेगा जी। तो जब आप पुरोहित के पास जाते हैं तो पुरोहित आपको हर बार जब जाएंगे कुछ नई बात बताएगा। अच्छा, ये नहीं हो रहा, ये कर लीजिए। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कहता है ये सोल्ट काम नहीं कर रहा, चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, वो हर बार आपसे कुछ ना कुछ आपकी जेब से निकलवाएगा और आपको कुछ नई फैंसी बात बताएगा कि अच्छा ये नहीं हो रहा, ये कर लीजिए, इससे हो जाएगा जी आपका। संत के पास आप जब भी जाएंगे वो आपको हमेशा एक ही बात बताएगा। बिल्कुल, उसके पास आप चाहे 100 बार चले जाइए, वो फिर भी उसी बात पे अड़ा रहेगा कि नहीं यही करो। बिल्कुल, है ना सर। तो अब हम अगर किसी के पास सलाह लेने जाते हैं तो बाहर जितने भी लोग हैं सब पुरोहित हैं, क्योंकि सब व्यवसाय है, कमर्शियलाइजेशन है, सब कमर्शियल है। वो आपको एक बार में एक सलाह नहीं देने वाले। तो इससे अच्छा है कि आप अपने काउंसलर खुद ही हो जाइए। बिल्कुल, और वो आपको जो सलाह दे रहा है वो उसके पीछे आप उसका स्वार्थ है, उसको कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में जो चैलेंज चल रहा है उसको ओवरकम हो कि ना, उसको क्या फर्क पड़ता है जी। वो बोलेगा आप मुसीबत में रहो तभी तो हमारी जेब भरोगे, तभी तो बार बार आओगे। अब आते ही मैंने आपको अगर पहली बात जो सही बता दी तो फिर आप मेरे पास क्यों आएंगे जी। क्या रहेगा मेरे पास। मतलब वो जो बैठे हैं वो भी प्रोफेशनल हो चुके हैं। उन्होंने जनता को समझ लिया है कि जनता की क्या, कहाँ फंसेंगे, इनको हमें कैसे। बिल्कुल सर। और अभी क्या है कि सर इस अर्बनाइज युग में जो है, कलयुग में, लोगों की इच्छाएं बहुत हैं, लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, बहुत डिजायर है। और किसी को ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप इच्छाएं ना करें, तो वो लोग बोलते हैं कि फिर हम डेवलप ही नहीं होंगे। विकास की जो धारणा है वो इच्छाओं से जोड़ दी गई है कि जो जितनी ज्यादा इच्छाएं रखेगा उतना ही विकास करेगा। हम भारत के लोगों ने विकास क्यों नहीं किया, हम इतने विज्ञान में क्यों नहीं, क्योंकि हमने इच्छा ही नहीं रखी। हम बैलेंस लाइफ जीते हैं। हमने महात्मा बुद्ध हमें सिखा के गए हैं कि मध्यम मार्ग पे चलिए। लेकिन अभी जो है वेस्टर्नाइजेशन का जमाना है, यहाँ पे इच्छाएं, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ही आदमी डेवलप होता है। इवन गीता भी कहती है कि अगर हम खुशी में है तो उतना खुश नहीं होना है, दुखी में है तो हम दुख नहीं होना है। बैलेंस रखिए, बैलेंस रखिए अपने आप को, बैलेंस। लेकिन आज बैलेंस नहीं है। आज तो हम जो है एक तरफ है, भाग रहे हैं, सिर्फ हमें सुख चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, दुख नहीं चाहिए हमें। तो अगर आपको सुख चाहिए है, सिर्फ सुख की अगर आपकी कामना है, तो खुद का काउंसलर आपको खुद ही होना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो आपको जो है दुख देने वाला है। सुख देके उसकी दुकान तो नहीं चलने वाली है ना। ये न्यूमरोलॉजी साइंटिफिक है या लॉजिकल? सर देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, साइंस क्या होती है, साइंस आपको गणना करके बताती है। साइंस हमें दो बातें बताती है। गणना करेगी वो कि ये जो चीज हो रही है, ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रूट कॉज, और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या काम करता है, व्हाट इज द सिद्धांत, है ना, सिद्धांत क्या काम कर रहा है। यही दो बातें बताती है हमें, है ना। उसका कॉज बताएगी और उसका प्रिंसिपल हमें बताएगी।
तो अब ये जो बात, दोनों बातें जो भी कोई बताएगा वही साइंस है, हम ये कह सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी हमें यही बताती है कि आपके जीवन में जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ ये किस नंबर की वजह से हुआ और इसके पीछे सिद्धांत क्या है। तो हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी साइंस की उसमें आती है, साइंटिफिक प्रूवन। और लॉजिक की रही बात सर, लॉजिक मैंने जैसे आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमने नंबर्स को जो ऑब्जर्व किया है वो ऐसे ही नहीं किया हमने उनको जो है अपने चारों तरफ ऑब्जर्व किया। अब आप बताइए कि दादा दादी के बाद हमारे लिए सबसे कौन जरूरी है हमारे देश के लिए? रानी, राजा, रानी, गुरु और पूर्वज हमारे पास में आ गए। अब क्या चाहिए हमें? 5 नंबर पे राजकुमार, 5 नंबर आपके प्रिंस को रिप्रेजेंट करता है, यस, आने वाला राजा। 5 नंबर हमारे जो है मिडल का नंबर है, इतने ही नंबर ऊपर, इतने ही नंबर नीचे। और इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, बुध। बुध की पोजीशन कहाँ है? सूर्य के बिल्कुल बगल में, सबसे नेक्स्ट टू। तो राजकुमार कहाँ बैठते हैं? राजा के बगल में बैठेंगे। राजा के बगल वाली कुर्सी जो है युवराज की होती है, बिल्कुल। और युवराज जो है वो सूर्य की तपत को जो है उसको, राजा का जो वो होता है हीट आ रही उसी को वो बैलेंस कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे मरकरी जो है सूरज की इतनी गर्मी लेते हुए भी अपने आप को बैलेंस किए हुए है। और आप देखेंगे जो लोग 5, 14, 23 को पैदा होते हैं, लाइक मी, हाँ बिल्कुल, वो लोग बहुत ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या साइंस है अब आप देखिए। क्योंकि सबसे मोस्ट एसेंशियल हमारे लिए क्या है? सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी जिसको ज्यादा मिलेगी वो लोग ग्रो करेंगे। तो सबसे सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा किसको मिलती है? बुध को मिलती है, हाँ, जो उसके पास में तो वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा चमकते हैं। और उसके बाद कौन चमकेंगे? जो उससे नेक्स्ट है। तो बुध के बाद कौन आता है? शुक्र, वीनस। 6 नंबर वाले न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है कि 5 और 6 नंबर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नंबर है। वो इसीलिए है क्योंकि वो सूरज के सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है, सबसे ज्यादा उनको एनर्जी मिल रही है। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन करेगा? जिसको सूर्य की रोशनी कब से कम मिलेगी? सबसे कम, सबसे लास्ट वाला। वो कौन है जी? नंबर 8, यानी कि सैटर्न, शनि। इसलिए बोलते ना शनि बहुत स्ट्रगल करवाता है। क्यों करवाता है शनि स्ट्रगल? एक तो वो इतना दूर है सूर्य से, रोशनी नहीं पहुंचती बेचारे के पास में, इसीलिए वो शनि से नहीं चलता है, धीरे धीरे चलता है। इसीलिए चलेगा क्योंकि एनर्जी नहीं है उसके पास में, इसलिए उसके जीवन में भी सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। तो ये साइंस ही है सर, ये हमें लॉजिक भी बता रही है भाई, रीजन भी बता रही है, प्रिंसिपल भी बता रही है भाई। प्रिंसिपल ये हुआ कि एनर्जी सबसे जरूरी है हमारे लिए। तो एनर्जी जिसको ज्यादा मिलेगी वो ज्यादा ग्रो करेगा, जिसको कम मिलेगी वो कम ग्रो करेगा। तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले आप देखेंगे 5 और 6 नंबर ही होते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, बहुत इजी कर दिया है विकास जी ने एक्सप्लेन करके कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। लॉजिकल भी बता रहे हैं और साइंटिफिक भी बता रहे हैं। सो आइए। मैं नहीं बता रहा सर ये मैं तो अभी आया हूँ ना, मैं तो अभी आया हूँ। मेरे से पहले जो हैं हमारे महात्मा वो बता के जा चुके हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही साइंटिफिक है। हमने कभी भी विज्ञान को और अध्यात्म को अलग अलग नहीं देखा, हम एक ही देखते हैं। इसीलिए लोग है थोड़ा सा हमें मिसजज करते हैं कि आप लोग जो बता रहे हैं इसके पीछे विज्ञान नहीं है। विकास जी ये बताइए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सर न्यूमरोलॉजी आपकी जो है एज ए इंडिविजुअल आपके बारे में डिटेलिंग करती है, आप क्या हैं, कैसे आपका जीवन रहेगा। उसमें न्यूमरोलॉजी में अगर आप पूछें कि आप मेरे पिताजी के बारे में बता दीजिए तो वहां पे वो नहीं बता पाएगी, उसके लिए आपको पिताजी की ही डेट ऑफ बर्थ चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ आपके बारे में नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको सबसे जोड़ती है। एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं। पहला घर आपके बारे में, दूसरा घर आपके ससुराल पक्ष के बारे में कि आपका ससुराल पक्ष कैसा होगा, तीसरा पक्ष आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। तो वो आपको आपके सारे रिश्तेदारों से जोड़ती है, जिन जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं। हमारे समाज का जो सर ये ढांचा है, व्यवस्था है, ये एस्ट्रोलॉजी बेस ही है। आप और देखिए वेस्टर्न में वहां पे 2 ही चलता है, अंकल या आंटी। हमारे यहाँ पे नहीं है, वहां पे बुआ भी है, चाची भी है, दादी भी है, नानी भी है,
मौसी भी है, वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बेस है। आप देखेंगे 4th हाउस जो है वो आपके जितना भी महिला पक्ष है, आपकी बुआ है, आपकी मौसी है, उसके बारे में आपको बताता है। 5th हाउस आपके पिताजी के बारे में है, 6th हाउस आपके मामा जी के बारे में, 7th हाउस आपकी पत्नी के बारे में। ऐसे ही हर रिश्तेदार को आपके साथ कनेक्ट करता है। तो वहां पे आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी वजह से आपके मामा जी को क्या परेशानी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी इसका सवाल का जवाब दे देगी आपको, लेकिन न्यूमरोलॉजी नहीं दे सकती। तो न्यूमरोलॉजी बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी की छोटी बहन है। अच्छा, उसको आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए आपको सालों की मेहनत चाहिए, 10 को लग जाते हैं। एक दशक सीखने के बाद भी, 10 साल के बाद भी आप ये कहेंगे कि नहीं अभी कुछ बाकी है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये है कि छोटा सा सब्जेक्ट है, क्रिप्स में आपको बहुत ही आसानी से, जैसे कि मैंने आपको अभी, हम लास्ट हाफ एन आवर से बात कर रहे हैं, आपको समझ ही आ रहा है ना। तो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है न्यूमरोलॉजी, और इसीलिए आम जनता इसको सीखने के लिए उत्सुक रहती है। एस्ट्रोलॉजी सिखाना बड़ा एक चैलेंज है, सिखाने वाले के लिए भी चैलेंज है और सीखने वाले के लिए भी चैलेंज है। तो ये न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमें हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए? सर मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि अगर हमें पता लग जाए कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, आपको पता लग जाए कि आपको इंजीनियर होना है कि नहीं होना है, ये आपका रिएक्शन है एज ए प्रोफेशन, आपको टीचर होना है कि नहीं होना है। अगर आपको वहां पे पता लग जाए कि मेरे के पास साथ में जब टीचिंग के प्रोफेशन के बारे में कोई ऑफर आ रहा है, तो मेरे को उसके लिए कैसे रिएक्ट करना है, हाँ करना है कि ना करना है। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं न्यूमरोलॉजी से। आपका चाहे प्रोफेशन हो, आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, आपके रिलेशंस हो, किसी के बारे में भी आप इससे पूछ लीजिए, आपको बता देंगे कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है। जैसे न्यूमरोलॉजी में जब हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये बता देती है कि आने वाला साल आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, वेल्थ वाइज कैसा रहेगा। अब आपको पता लग रहा है कि अगले साल जो है मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप आज से ही सचेत हो जाएंगे। आपको पता अगले साल मेरे को कोई बीमारी आ सकती है, तो आप आज से ही सचेत हैं कि भाई मेरे को पहले से तैयारी कर लें। आपको पता है कि अगले साल मेरे पास में बहुत सारी वेल्थ आने वाली है, तो आप आज से ही जो है उसके लिए प्रिपरेशन एडवांस में आप करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप जो आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसका मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाए। तो दैट कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि अच्छा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या यहीं कहीं से वेल्थ आने वाली है, या फिर कुछ कोई आपको एक्सीडेंटल केस नजर आ रहा है तो पहले से प्रिपेयर हो जाएं, है ना। हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले लें। बिल्कुल सर, भविष्य को लेकर हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है कि कल क्या होगा। राइट, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। अगर हमें थोड़ा बहुत अनुमान लग जाए पहले, देखिए मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपको 100% बता देगी जी आपके साथ में ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। एक अनुमान होता है, क्योंकि ये एक गणित है, कैलकुलेशन है, तो उसमें आपको 80 to 85% एक प्रिडिक्शन देता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए पहले से आप तैयार हो जाएं, इतना अगर हम कर लेते हैं तो भी बहुत है। अब वैसे तो भगवान नहीं हो सकते हम, है ना जी, लेकिन इतना अगर हमें पता लग जाएगा जी आने वाला साल, आने वाले 6 महीने हमारे बहुत होता है उतना। अगर हमें पता अगले महीना एक्सीडेंट का कराने वाला है, जैसे 4 नंबर या 9 नंबर अगर आता है हमारे, जैसे हम नंबर्स निकालते हैं, हमें थोड़ा समझ जाना चाहिए। उस टाइम पे ड्राइविंग कम करें, रफ एंड टफ ड्राइविंग ना करें, कहीं घूमने ना जाएं पहाड़ों पे, है ना जी। मतलब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। विकास जी, आजकल नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत चलन है। हमने देखा है कि कुछ लोग अपने नाम में कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स लगवा लेते हैं, जैसे मोहित में डबल टी आ गया, है ना, उस तरीके से आकाश में डबल ए आ गया। तो क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? देखिए सर, नेम न्यूमरोलॉजी को लेकर के बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेम से हमारे लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है कि आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, सिर्फ एक नाम से। हालांकि नाम तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारे लिए जो होता है, सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमें पुकारा जाने वाला नाम। तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम के हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन इतना नहीं है कि सिर्फ नाम आपका गलत है इस वजह से आप जीवन में स्ट्रगल हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मैं अगर आपको देखिए, हालांकि मैं अपने कोर्स में ये जो है रिवील करता हूं कि नाम जो है उसको लोगों ने जो है एक बिजनेस बना दिया है कि आप नाम चेंज करा लीजिए सब चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, भारतीय संस्कृति में हर नाम जो होता है, कोई भी आप किसी को भी नाम हम जब रखते हैं उसके नाम का एक मीनिंग होता है। विदाउट मीनिंग कोई भी नाम नहीं मिलेगा आपको भारतीय संस्कृति में। लेकिन वेस्टर्न में आपको कोई मीनिंग नहीं होता, उनके नाम मीनिंगलेस होते हैं, है ना जी। और आप देखेंगे
हमारे अगर आप अपने नाम को सिर्फ हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दीजिए नेम बैलेंस करना, स्पेलिंग छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप, सिर्फ आप अपने नाम को हिंदी में लिखना शुरू कर दीजिए, आपको नेम न्यूमरोलॉजी के चक्कर में आने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व प्रॉब्लम। होता क्या है कि अब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी है वो एक तरह से वर्ल्ड लैंग्वेज है, कनेक्टिंग लैंग्वेज है, तो अब जब भी हम नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अंग्रेजी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नंबर्स की, उन अल्फाबेट्स की वाइब्रेशन हमें मिलती है। अब नाम तो हमने हिंदी में रखा था, लिख आप अंग्रेजी में रहे हैं, राम का रामा हो जाता है, कृष्ण को कृष्णा बोलने लगते हैं, नाम तो कृष्ण है, बोल तो हम कृष्णा रहे हैं, डबल ए ऐड हो जाता है वहां पे, ये गड़बड़ है। इसको करेक्ट कराने के लिए हमें अपने नाम की वाइब्रेशन चेक करवानी पड़ती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में अपना नाम लिख रहे हैं तो उसको बैलेंस लिखिए आप, उसको बैलेंस करा लीजिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, तो वो ऐड हो जाएंगे ना एक्स्ट्रा वर्ड्स? हाँ, वो ऐड हो जाएंगे, हो सकता है निकालने भी पड़ जाए कुछ, क्योंकि अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी आप देखेंगे, अंग्रेजी भाषा एक डेड लैंग्वेज है, अंग्रेजी में वाइब्रेशन नहीं है, अंग्रेजी में कोई नहीं है। हाँ, फील नहीं सर, उसमें वाइब्रेशन में, जैसे अगर आप संस्कृत के किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में एक सेंसेशन आती है, तो वाइब्रेशनल लैंग्वेज है हमारी, हिंदी संस्कृत ये सब वाइब्रेशन की लैंग्वेज है, वाइब्रेशन के ऊपर। अंग्रेजी जो है डेड लैंग्वेज है, उसमें नए शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती। हमारे यहाँ आप हिंदी में देखेंगे एक ही भाव के लिए, एक ही फीलिंग के लिए अलग अलग शब्द, खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नचित, आनंदित, बिल्कुल उनके लेवल्स हैं, लेवल है, हमारी वाइब्रेशन का लेवल है कि मैं प्रसन्नचित हूँ, यानी कि आप खुशी से थोड़ा सा ऊपर है। अब आप कह रहे हैं मैं आनंदित हूँ, यानी कि आप हायर लेवल पे हैं, वहां पे क्या है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इससे ज्यादा क्या है, वहां पे कुछ नहीं है। इसीलिए वहां पर जो है स्पेलिंग का थोड़ा सा वो रहता है, और ये भी इसीलिए है कि अगर आप अपने नाम को हिंदी में ही इस्तेमाल करें तो कोई जरूरत नहीं है आपको, फिर छोड़ दीजिए आप, फिर नेम न्यूमरोलॉजी का आपको कोई डर नहीं है, फिर कोई बोलता रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग ये है वैसे है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। या आप अपना सिग्नेचर जो है हिंदी में करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में वैसे भी हम चेंज नहीं कर पाते हैं। अच्छा विकास जी, आप इस प्रोफेशन में कब से आए? मैं सर इस प्रोफेशन में वही कोरोना के दरमियान, जब वो एक शुरुआत हुई थी आंधी, उसी टाइम मैंने जो शुरुआत की सर, कोरोना से थोड़ा सा पहले था, 2018 में जो है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरे को थोड़ा सा चोट लगी थी और मैं बहुत सारे दिन जो है बेड पे रहा। तो उससे पहले जो मैं कर रहा था वो सब जो है मेरा जीरो हो गया था। तो अब कुछ नया करना था कि भाई आगे तो लाइफ में बढ़ना है ना। तो उस टाइम पे मैं जो है यूट्यूब का एक नया वो आया था उस टाइम पे, तो कि पहले तो एक्सेस था नहीं हमारे पास यूट्यूब का, तो उस टाइम पे थोड़ा सा चलन हुआ। तो मैं एक दिन ऐसे ही जो है वीडियोस देख रहा था, तो वहां पे एक महाशय थे, वो बात कर रहे थे कि जी भारत में अगर आपको कुछ करना है तो 3 जो ऑप्शन है वो हमेशा जो है डिमांड में रहते हैं, ABC, A फॉर एस्ट्रोलॉजी, B फॉर बॉलीवुड और C फॉर क्रिकेट। अब क्रिकेटर तो बन नहीं सकते इस एज में, कौन क्रिकेटर बनाएगा, उसके लिए तो बचपन से ही जो है और बहुत सारा वो चाहिए उसके लिए, मतलब ड्रामा बहुत। बॉलीवुड में भी कहाँ जाए, इतनी हमारी जो है सूरत भी अच्छी नहीं है और वो है ना स्किल्स भी नहीं है, और उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ता है, बहुत सारा वो है, और फिर एक्टर वेक्टर बनने का हमारा वो था भी नहीं। तो मेरे को लगा कि इसमें से जो है ए ऑप्शन जो है वो अच्छा है, हम मैं जाति से भी ब्राह्मण हूँ, है ना, वो भी एक मेरे को एज मिलेगा इसमें, है ना। तो मैंने फिर जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ जो है रुख किया, और फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को देखा कि तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर पता लगा न्यूमरोलॉजी भी एक नाम की चिड़िया है जो उड़ती है इसके साथ साथ, तो फिर हमने जो है न्यूमरोलॉजी को पकड़ लिया, और अब धीरे धीरे जो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर जब हमारा हाथ ठीक हो गया तो फिर हम धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया। तो ये मेरी जर्नी है। सो एज अ अगर हम न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशन बनाना चाहें तो उसका क्या स्कोप है? देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया कि सबको सलाह की जरूरत है ना जी, क्योंकि सबको इच्छाएं पूरी करनी है, सबको जीवन में लग्जरी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक शॉर्टकट होता है, किसी भी काम के लिए एक शॉर्टकट है। आपको पैसा कमाना है, आप न्यूमरोलॉजी के कुछ जर्नल रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, वो आप कीजिए, आपके पास में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा आपका, है ना। बाकी आप नियम से चल रहे हैं, आप मैंने आपको बताया नियम से अगर आप चलने लग जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमें नियम सिखाती है, अगर आप नियम से खुद चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं तो आपके पास तो फिर प्रोफेशन में रेमेडीज के इम्पैक्ट होते हैं। यस सर, बिल्कुल होते हैं रेमेडीज। रेमेडीज बेसिकली सर होता क्या है, एक्चुअल में ना हमारे सोशल मीडिया में इस लोगों ने जो है बहुत ही वो एक मचा रखा है, मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में। लोग कुछ भी बताते रहते हैं, फैंसी रेमेडीज लोग बोलते हैं कि इसको आप ये खिला दीजिए, उसको वो खिला दीजिए,
ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेमेडीज का मतलब होता है अच्छे कर्म आपसे कराए जाएं। बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ 6 कर्म अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, आपको कुछ भी कर, आपको न्यूमरोलॉजी सीखने की भी जरूरत नहीं। अच्छा। 6 कर्म। पहला, हमारे वेदों में एक मानव के लिए सबसे बेस्ट जो है 6 काम बताए गए हैं, 6 कर्म, कि आप यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अगर आप ये 6 काम करते हैं, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा। दान लेना बहुत डिफिकल्ट होता है सर, हर कोई दान नहीं ले सकता। दान तो हर कोई दे सकता है, लेकिन दान लेने के लिए आपके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए। योग्यता आपके अंदर सर, वो एक हीलिंग पावर होनी चाहिए। जब आप किसी को दान देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने कर्मों का उतारा देते हैं उसको, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए सामने वाले के पास में वो यूनिवर्सल पावर होनी चाहिए, वो हीलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। यज्ञ करना और करवाना बहुत आसान है। ये सिर्फ एक इसमें पेच फंसता है कि आप दान लेने के लिए आपको थोड़ा सा योग्य होना पड़ेगा। बाकी ज्ञान लेना और देना, ज्ञान लेना भी सर सबके बस की बात नहीं होता है। लोग देने में ज्यादा विश्वास करते हैं। बिल्कुल। लेना नहीं आता लोगों को, ज्ञान नहीं लेना आता। और सर अगर एक रेमेडी अगर आप बोले कि ये भी छोड़ दीजिए, 6 ये भी छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इनमें से, तो भी एक काम आप शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। और सब फैंसी बातें हैं, वो सिर्फ लोगों को डराते हैं, डर का काम करते हैं कि ये लोग डरेंगे, हमारे पास आएंगे, हमारी कंसल्टेशन लेंगे, हमसे पढ़ेंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप कभी भी किसी भी मोमेंट में किसी से कुछ भी उस ऐसे ही मत लीजिए, ना किसी से कभी उधार लीजिए। उसके बदले आप उसको कुछ न कुछ दें, एनर्जी एक्सचेंज करें उसके साथ में। चाहे आप उसके नाम का एक मुट्ठी रेत उठा करके ही डाल दीजिए, लेकिन उसको एक्सचेंज कीजिए आप। क्योंकि इस धरती पे आने के बाद हम सिर्फ लेते हैं, सिर्फ ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब ले ही रहे हैं, हम दे कुछ नहीं रहे हैं। तो आप देना शुरू कीजिए। जिस भी दोस्त के साथ आप जाते हैं, हम क्या करते हैं, होटल में गए हैं, खाना खा लिया, अब वो पीछे खींचेगा कि ये दे देगा पैसे, नहीं, आप आगे बढ़ के आप पैसे दीजिए। अगर आप ये आदत अपने जीवन में लेके आते हैं, आपकी जेब में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना, हमारी ऐसे आदत होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ। आप ये ऐसे करना शुरू कीजिए, हर मोमेंट में शुरू कीजिए। चाहे आप 1 ही रुपया दे पाए, आपके पास अगर कोई आ रहा है तो उसको आप खाली हाथ मत लौटाइए। या आप कहीं जा रहे हैं, किसी आप दोस्त के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ है, तो वहां आप देना सीखिए, उनको कुछ दीजिए। और आप एक बड़ी कमाल की बात है, शहर के लोग जो है फ्री में लेने के बड़े आदी रहते हैं। अभी आप देखेंगे दिल्ली की गवर्नमेंट है, उन्होंने फ्री दे दे के लोगों का जो है बुरा हाल कर दिया। गांव के लोग हैं, हमारे यहाँ जो हमारी ताई होती हैं, दादी होती हैं, उनको आप कुछ दे के देखिए, नहीं लेंगी वो। उनको पता है कि इसके पीछे जो है सामने वाले की मानसिकता क्या, ये दे के हमारी आदत खराब करेगा, हमारे ऊपर बाहर चढ़ाएगा। वो नहीं पीती, चाय भी नहीं पीएंगी, दूसरे घर का पानी तक नहीं पीती हैं। क्यों नहीं पीती हैं? ऐसा नहीं है कि दूसरे घर का पानी खराब है, नहीं, वो उनके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। उनको लॉजिक, पीछे का लॉजिक पता है ना उनको। हाँ जी, उनको पता है, और बहुत अच्छे से पता है उनको ये बात, जो कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। तो रेमेडीज सर जो होती हैं, बहुत एक कर्म कराए जाते हैं हमसे, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए आप, वही रेमेडीज हैं। विकास जी, ये बताइए, अगर आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहे या आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? मैं एक दिन में 3 ही लोगों की कंसल्टेशन करता हूँ, ओनली 3 पीपल। अच्छा। आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, मैंने 2.5 लाख जो है कुंडलियां देख ली, 2 लाख कुंडलियां देख ली। आप हिसाब लगा के देखिएगा, 10 साल आपको हो गए हैं, तो एक दिन में कितनी कुंडलियां देख ली आप? एक दिन में आप असल में तो एक ही आदमी के साथ न्याय कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो मेरा जो स्लॉट होता है ना, बहुत ही जो है टाइट शेड्यूल रहता है। इसलिए मैंने एक प्रबंध किया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से पढ़ चुके हैं, जो उन्होंने अभी उनके पास में एक्सपीरियंस है, तो अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं हर जगह अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो हम आपको बहुत ही एथिकल लेवल में, डराएंगे नहीं हम आपको कि आपके साथ ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास में आई थिंक अभी 32 काउंसलर्स हैं हमारी टीम में, है ना। और वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पढ़ने आते हैं पहले से वो पता लग रहा है कि 5 साल से एस्ट्रोलॉजी में है, अभी न्यूमरोलॉजी का नाम सुना तो न्यूमरोलॉजी वो सीखने आ गए, पहले से वास्तु में है। तो एक तरह से सभी मॉडलिटीज के जो है काउंसलर हैं हमारे पास में, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आम आदमी की पहुंच में है, आम आदमी तो बिल्कुल आंख बंद करके ले सकता है। अच्छा,
मैं आपको प्राइस भी बता दूं, 499 रुपीज में हम प्रोवाइड कराते अरे वाह, सिर्फ 500 रुपए में? हैं। 499, 500 भी नहीं सर, 499 रुपए। 499 बिल्कुल। लेकिन मैं उसमें मैं भी कोशिश करता हूँ कि दिन में से जो है, जैसे हमारे पास में लीड्स आती हैं, हाँ। तो उसमें से जो है 2-3 अगर मेरे पास में नहीं है आज कोई, तो उनमें से मैं भी ले लेता हूँ कि मैं भी, मेरी फीस भी लगा लीजिए कि 500 ही है। हालांकि अलग से चार्ज करते हैं वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि समय की कीमत है सर, है ना। तो हम आपको जो है बहुत ही मिनिमल, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही एथिकल मैनर में जो है आपको काउंसलिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। एथिकल लेवल जो है ना सर लोगों का नहीं है। लोगों के पास आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो बहुत डराते हैं, जो फीस बहुत होती है उनकी। वो रेमेडीज भी ऐसी बताते हैं कि आप जो है ये जेम्स स्टोन नहीं पहनेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा। उनसे पूछो जेम्स स्टोन कितने का आएगा, बोलेंगे जी 50,000 रुपए का है। और फीस चाहे वो 1100 ले लो, 50,000 रुपए का। अब वो उसके दिमाग में ही हो जाता कि अब जब तक ये नहीं बनेगा तब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। वो माइंडसेट ऐसा क्लियर हो गया। वो कर देता ना सर सामने वाला, भाई आप मेरे साथ में आए कोई समस्या लेकर के, मैंने इसका समाधान बताया, आप कर नहीं पाए, तो आपके दिमाग में तो रहेगा कि अब मेरी समस्या तभी हल होगी, तब ये जब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो सॉल्यूशन महंगा है तो आदमी कर ही नहीं पाता है, और वो अपने जो है उसमें फंसता चला जाता है। विकास जी, एक ना मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, बिकॉज आपका जो ज्ञान है इतिहास का वो मैंने देखा वो बहुत ब्राइट है। तो हमारा जो हिंदू खतरे में है या फिर हिंदुत्व के लिए कौन खतरा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए सर, हालांकि हमारे टॉपिक का सवाल नहीं है ये, लेकिन हम एज ए हिंदू में भी हिंदू ही हैं हम, है ना। इस धरती पे पैदा हुए हैं, भारतीय हैं हम, और सनातन संस्कृति है हमारी, इससे हम बिलोंग करते हैं। देखिए सर, हमारी संस्कृति को खतरा है, और आज से नहीं है, ये आप लगा लीजिए 11वीं शताब्दी से है, 10वीं शताब्दी से है। पहले खतरा था मुसलमानों से, इस्लाम। उन्होंने हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, 700-800 साल उन्होंने हम पे राज किया, और उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। क्योंकि जब भी आप किसी पे राज करेंगे तो आप सामने वाले को दबाएंगे, आप उसको नीच दिखाएंगे कि आप हमसे नीचे हैं, हम आपके ऊपर हैं, हम आपके ऊपर रूल करेंगे, तभी सामने वाला जो है रूल करेगा। तो वहां पे जिम्मी आपने समझ सुना होगा, जिम्मी, या तो मुसलमान बन जाओ या जिम्मी बन जाओ। जिम्मी यानी कि नौकर हो तुम हमारे, तो उन्होंने हमें जिम्मी बना दिया। अच्छा, ठीक है जी। तो वो खतरा है हमें, वो आज भी खतरा है भाई। वो अगर उस टाइम पे राज कर रहे थे तो आज भी तो चाहते हैं कि हम इन पे राज करें। उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिशर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल करने की कोशिश की। उन्होंने भी हम पे रूल ही किया, 200 साल हम पे रूल करके गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुसलमान थे उनको भी दबाया। हमें तो दबाना ही था, हमारी संस्कृति को तो उन्होंने नीचे दिखाना ही था। तो उन्होंने दिखाया कि ईसाई बहुत मजबूत है, तुम्हारी सोसाइटी कुछ नहीं है। हमारी सोसाइटी, हम सूटेड बूटेड रहते हैं, तुम्हें पहनने का पता नहीं है, तुम एक कपड़ा ऊपर डाल लेते हो, एक नीचे बांध लेते हो धोती, तुम्हें कुछ आता पता ही नहीं है, काले कलूटे लोग हो तुम, सांप सपेरे वाले, बंदर को पूछते तुम, ये है वो है। उन्होंने हमारी जो है हीन भावना हमारे अंदर डाली, और हमें अपनी संस्कृति के प्रति नेगेटिव किया। इसको सर अगर हम हिस्टोरिकल उसमें देखें तो इसको बोलते हैं, जब आप किसी के ऊपर राज करना चाहते हैं तो आपको उसकी आइडियोलॉजी को खत्म करना पड़ेगा। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन बोलते हैं सर इसको, कि आपको उसकी मानसिकता के स्तर को बिल्कुल गिरा देना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर राज कर सकते हैं। और यही हो रहा है आज हमारे साथ। भाई हम आज देखिए, आप हमारी पोशाक देखिए, कहीं से हम हिंदू लग रहे हैं नहीं, हम अंग्रेजियत से ढके हुए हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत अब भी है, और उन्होंने हमारा कल्चर तो भुला दिया हमें, हमारी जड़ों से हमें काट दिया और अपना पहनावा हमें उड़ा दिया। तो सर जो मेन खतरा है हमारी संस्कृति को, मुसलमान से तो है। अब जब हम आजाद हो रहे थे तो उस टाइम पे मुसलमानों के फिर से एस्पायर आ गया, इंस्पिरेशन आ गया कि चलिए अंग्रेज जा रहे हैं तो अब हम फिर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अलग हुआ मुसलमानों ने, इसीलिए तो चलो छोटा टुकड़ा मिल रहा है, पहले हम पूरे पे राज करते थे, अब छोटा सा मिल रहा है, छोटा लेके हम पाकिस्तान अलग कर लेते हैं। लेकिन मेन जो खतरा है वो सर हमें ईसाइयत से, क्रिश्चियनिटी से। उन्होंने हमें जो है, मुसलमानों को तो पहनावा नहीं हमने अपनाया भाई, हम वो पजामे नहीं पहनते, वो कुर्ते नहीं पहनते हम, लेकिन आज तो हम सूटेड बूटेड हैं। मगर अब हम यहाँ हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो हमें पहनने ही पड़ेंगे, बिकॉज वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि उन्होंने सर हमें पहले तो, आज मैं धोती कुर्ता पहन के निकलूंगा तो लोग मुझे घूरेंगे, हाँ ये देखिए क्या अजीब आदमी है। क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति के प्रति जो है, उन्होंने पहले हमें हीन भावना से भरा, माइंड वॉश किया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो कोई काम का नहीं है, तुम्हारी संस्कृति में कुछ साइंटिफिक नहीं है, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। उन्होंने हमें बताया 200 साल, फिर वो चले गए। लेकिन आप अगर किसी के ऊपर 200 साल तक राज कर लेते हैं या 800 साल तक राज कर लेते हैं,
तो आपकी जो जड़ें हैं वो जमी हैं। उनके जाने के बाद भी वो हमारे यहाँ पर जो लोग छोड़ के गए वो भी ऐसे ही थे कि उन्होंने हमारे को वही चीजें सिखाई। मेरे को एक वाक्य याद आता है कि एक बार जो है जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके पास में एक फिलोसफर आते हैं फ्रांस के फिलोसफर, उनको आकर के बोलते जब देश आजाद हो चुका था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी तो वेस्टर्न मेंटेलिटी के थे, प्योर वेस्टर्न मेंटेलिटी, क्योंकि वहीं से पढ़ के आए थे वो। और बहुत इतिहासकार, हालांकि इस बात को बहुत दबी दबी बोला जाता है, आगे आने वाले समय में हालांकि हो सकता है कि लोग खुल के बोले कि वो एज ए प्लांट किए गए थे हमारी राजनीति में। जवाहरलाल नेहरू जी को प्लांट किया गया था। एक पीछे सी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बताते हैं वो कि जो केजीबी का आपने नाम सुना होगा, केजीबी की जो एजेंट थी इंदिरा गांधी जी, उसका नाम वानो बोलते हैं उसको, कि वो उनके नाम का काम कर रही थी हमारे यहाँ पे, हमारी प्रधानमंत्री। तो इन्होंने जो है हमारी संस्कृति को पहले हमारे ही नजर में नीचे गिराया, और आप देखेंगे आज यही लोग हमारा भगवा पहन के हमें हमारी संस्कृति सिखाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अंग्रेज हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। अरे भैया, ये हमारे ऊपर अब दूसरी तरह से राज करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो हो रहा है, दिख रहा है आपको, आप देख लीजिए चारों तरफ आपका जो आजकल जो है। और इसमें हमारा भी एक वो है कि हम भी अपनी संस्कृति को उतने अच्छे से नहीं समझ रहे भाई। अगर हम अच्छे से समझने लग जाएंगे तो हमें ही समझ में आ जाएगा कि ये आदमी ठीक नहीं। राइट, हम भी उसी की फ्लो में जा रहे हैं। हाँ जी। तो मुसलमान के तो साथ सर कौशल जी हम एक तरफ हो सकता है कि संधि कर लें, क्योंकि अभी वो जो है हमारे यहाँ पे 1000-12 साल से रह रहे हैं, लेकिन अंग्रेज हमारे यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, ईसाइयत हमारे यहाँ नहीं रही, उन्होंने कभी हमारे साथ मैच भी नहीं किया। मुसलमान तो फिर भी हमारी संस्कृति में घुल मिल गए भाई। गंगा यमुना तहजीब बोली जाती है कि भाई वो तो हमारे अंदर आके फिर भी मिक्स हो गए, लेकिन अंग्रेज कभी मिक्स नहीं हुए हमारे साथ में, वो आज भी हमारे कट्टर दुश्मन है। लेकिन ये बात समझानी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगत सिंह जी जो थे, क्रांतिकारी थे उस टाइम के, उनके लिए जनता को समझाना आसान था, क्योंकि दिखता था कि अंग्रेज दुश्मन है, ये राज करते। आज समझाना बड़ा भारी है। आज अगर उस तरह के कोई क्रांतिकारी होते तो वो जनता को समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे इतने मतलब डीएनए में एक तरह से घुस चुका है। क्योंकि हम यूनिटी में नहीं है ना आज के वक्त में, हमारे थॉट्स अलग हैं, है ना, तो इसलिए आजकल जो है सर हमें हमारा जो मानसिकता उसको बदल दिया गया। पहले आप देखते हैं, अगर हमें हमारे यहाँ पर कृष्ण लीला की जाती थी, राम लीला की जाती थी। अभी आप हमारे बॉलीवुड को दिखाएं, क्या सिखाते हैं वो, क्या दिखा रहे हैं हमें। आप 80s से पहले का बॉलीवुड देखेंगे तो वहां पर फिर भी ठीक है कि वहां पे प्रेमी प्रेमिका दिखा, बहुत ही मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो है। नहीं, उनके उस टाइम पे हम जो सॉन्ग्स होते थे वो भी मीनिंगफुल होते थे। आजकल तो किसी भी सॉन्ग का मीनिंग नहीं है। और दूसरी बात, पहले जो सॉन्ग्स रिलीज होते थे वो लंबे लंबे समय तक चलते थे। आज तो एक साल में वो सॉन्ग डाउन हो जाता है, फिर नया सॉन्ग आ जाता है। एक साल भी चलने वाले सॉन्ग्स नहीं है, 6 महीने में डाउन हो जाते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस हमारा बहुत चेंज कर देगा। कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है। पहले जो सेंसर बोर्ड होता था हमारा, मैंने कहीं सुना था कि क्या बोलते हैं, आनंद जी वो एक मूवी कर रहे थे, उनमें वो घर से झगड़ा करके आते हैं और बार में आके दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। तो ये बात उनको उन्होंने काट दी कि नहीं, हमारे समाज में क्या मैसेज आएगा। बिल्कुल। और अभी क्या है, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। हाँ जी, कोई बात है ये? आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? और फिर वो बोलते हैं, वो सिंगर के लोग ऐसा सुनना चाह रहे हैं। अरे भाई, लोग तो कुछ भी सुन लेंगे, तो जो सुना है सुन लेंगे भाई। आप एज ए रोयल मॉडल हो, आप जो दिखा रहे हैं वो देख लेगा। हम तो दर्शक हैं, दर्शक को जो आप दिखा देंगे वो देख लेगा। तो हमारी जो है सर ये आइडियोलॉजी को बिल्कुल सबवर्ज कर दिया जाएगा, बिल्कुल मिटा दिया गया और नए तरीके से जो उठाया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारा जो मेन जो प्रतिद्वंदी है, हिंदुत्व का अगर जो प्रतिद्वंदी है, वो इस्लाम तो है ही है, लेकिन इस्लाम को हमारे तरफ खिलाफ भड़काया जा रहा है। वो एक कठपुतली है, बीच में एक मीडिएटर है कि वो हमारे पास रहता है तो उससे हमारी लड़ाई कराई जा सकती है। क्रिश्चियन असल में बाहर बैठ के इसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके साथ तो, इस्लाम के साथ तो हो सकता है भविष्य में हम संधि भी कर लें, क्योंकि हमें तो यहीं रहना है भाई, कहीं नहीं जाना। लेकिन उनके साथ क्या संधि करेंगे, उनको हमारे बीच में भी नहीं है वो, लेकिन वो घुसते जा रहे हैं। आप पंजाब में बहुत बुरा हाल है, यीशु मसीह के ऊपर वो जो है इतने चमत्कार करते हैं, लंगड़े को जो है चला देते हैं, और वो अपनी मॉडर्न साइंस को जो है वो कर रहे हैं कि ये तो काम ही नहीं करती। हाँ, उसी को, अपने विचार को। तो आपका जो सर कहना है कि संस्कृति को खतरा है, और इन दोनों से भी ज्यादा खतरा हमसे ही है, क्यों हम ही नहीं बचा पा रहे। हमारे अगर राम को कोई गाली देता है तो हमें उस बात से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर आप उस बात से नाराज होते हैं तो आपके जो राम हैं उनकी
जो है आपके प्रति जो है आप में उतनी श्रद्धा नहीं है कि कोई किसी को अगर कुछ कह रहा है, दो बातें कह रहा है तो आपके राम के अनादर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी संस्कृति का पहला खतरा हम हैं, फिर ईसाइयत है और फिर इस्लाम है और उसके बाद चाइना है, कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट भी बहुत खतरनाक है हमारे लिए। विकास जी, एक क्वेश्चन और है, बिकॉज आपने 100 से ज्यादा वेबिनार्स भी कंडक्ट करे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, इवन हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपके वेबिनार्स में आप क्या सिखाते हैं। सर, हमारा जो वेबिनार होता है वो 3 days का होता है, 3 दिन हम बात करते हैं और 3 दिन में मैं 3 बातें करता हूँ। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाई इज न्यूमरोलॉजी एंड हाउ इज न्यूमरोलॉजी। एक तरह से हम इंट्रोडक्शन करते हैं न्यूमरोलॉजी का। जर्नली ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन मैं बहुत ही डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक नंबर को कैसे ऑब्जर्व किया, ऐसे करके हम 9 नंबर तक, फिर हर एक नंबर के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपका अगर ड्राइवर नंबर, आपका जो बेसिक नंबर होता है, अगर वो 1 है तो क्या आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, क्या वीकनेस रहेगी, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या थ्रेट रहेंगे, किस तरह का प्रोफेशन आप करेंगे, किस किस तरह के हेल्थ इश्यू आपको रहेंगे, क्या सजेशन हम आपको कर सकते हैं, क्या रेमेडीज आपके लिए हो सकती हैं। तो बहुत ही डिटेल हम एनालिसिस करते हैं हर एक नंबर के बारे में, 1 to 9। और 3 दिन में ये हमारा 6 to 7 आवर्स का जो है वेबिनार्स रहता है। और बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक वे में मैं जो है कोशिश करता हूँ समझाया जाए, और बहुत ही डिटेल। तो आपके वेबिनार में कोई भी आ सकता है कि कोई एज लिमिट आपने डेफिनेटली कोई रखी होगी? या नहीं सर, जो इच्छुक है, जो जिज्ञासु है, जो अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है, सब आ सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कोई कॉमर्स का हो, कोई अकाउंट्स का हो, या कोई भी? सर, ये तो अब हम सब धरती पे रह रहे हैं, तो धरती के बारे में जानने के लिए तो कोई भी उसमें जान सकता है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई प्रायर नॉलेज की आपको जरूरत होती है कि पहले से आपको जो है किसी बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, आप किसी भी तरह के माइंडसेट के हो, आप आ सकते हैं। बतौर आपको जो है स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप जिसको नहीं देखें उसमें भी आप जो है विश्वास करें, क्योंकि भाई बृहस्पति हमें दिखाई नहीं देता। हालांकि अभी तो हम सैटेलाइट से देख ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कि भाई इतना दूर है, हम पे कैसे इफेक्ट डालता है, उसमें अगर आपका थोड़ा सा भरोसा है, अगर नहीं है तो भी आप आ जाइए। मैं एक आपको गारंटी देता हूँ कि वेबिनार के बाद आप जरूर उसके ऊपर जो है भरोसा करेंगे और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। वेबिनार के कोई चार्जेस रखते हैं आप? नहीं सर, कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि आपको फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर हमें पे करना चाहें कुछ भी, वो मैं लास्ट में जो है सबको 2 मिनट का एक हम मौका देते हैं कि अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि सर मेरे को जो है पढ़ाने का बड़ा शौक है, आनंद आता है मेरे को बात करने में, बताने में, चीजों को डिटेलिंग करने में, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, उसको लोगों को पता लगे और एक्चुअल नॉलेज शेयर की जाए, ताकि लोगों की लाइफ में असल में जो है बदलाव आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ग्रो कर पाए लोग। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी जब न्यूमरोलॉजी सीखा था तो अपने बुरे टाइम में सीखा था, उसके सीखने के बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंज हुए हैं। तो इसीलिए मैं वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ। मेरी तरफ से आपको कोई डिमांड नहीं रहती है, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है एज ए ग्रेटिट्यूड विकास जी को हमें कुछ पे करना चाहिए, हमें फ्री में कुछ नहीं रखना चाहिए, तो आप पे कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विकास जी, तो हमारा ये आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आप हमारे इस सेशन में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इससे कैसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हमारे नंबर्स क्या बोलते हैं, क्या ट्रेड्स होने चाहिए। व्यूअर्स भी इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है, और हम आगे भी आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी आपका, कि आपने हमें इन्वाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया आपने। और मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको नॉलेज शेयर की, आपको समझ आया होगा। आपकी जो न्यूमरोलॉजी की समझ है वो आपकी बढ़ी होगी, कुछ उसमें ऐड हुआ होगा। और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सभी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।